दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शुरुआत में बेहद सीधी और मासूम होती है, लेकिन समय के साथ उसे नए अनुभवों का ऐसा चस्का लग जाता है कि वह अपनी गहरी ख्वाहिशों को जीने लगती है। वो अपनी अंदरूनी इच्छाओं को बेखौफ तरीके से अपनाकर खुद को पूरी तरह बदल देती है। आइए देखें कैसे वह अपने जिंदगी में उमंग और जोश की नई लहर लाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहां एलिस पढ़ती है। जिस स्कूल में वो पढ़ती हैं, उस स्कूल के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहनकर आती है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहां फादर मर्फी सभी बच्चों को सेक्सुअलिटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे। फादर मर्फी सभी बच्चों को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उनकी शादी हो चुकी हो। अगर वह बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईश्वर की नजरों में यह पाप माना जाएगा। तभी क्लास का एक लड़का फादर मर्फी से पूछता है कि इंटीमेट होना गलत है तो क्या मास्टरबेशन करना भी गलत है। तो फादर उसको समझाते हैं कि मास्टरबेशन करके तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए यह भी पाप है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा एलिस से बोलती है कि मैं स्कूल के नियमों से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि स्कूल वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और लोरा एलिस से पूछती है कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है। तो एलिस कहती है इसमें कोई पाप नहीं है, यह तो हर इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है जहाँ घर पर वह अकेली थी, इसलिए वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर चैटिंग करने लगती है। अचानक उसे एक अजनबी आदमी का मैसेज आता है जिसमें वह उसे एडल्ट फोटो भेजता है। पहले तो एलिस को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर उसे उस फोटो को फिर से देखने की जिज्ञासा होती है और वह उसे देखती है। वह आदमी उसे मैसेज करता है और उसकी उम्र और लोकेशन के बारे में पूछता है, तो एलिस भी उसे अपनी जानकारी दे देती है। फिर वह आदमी एलिस से उसकी फोटो मांगता है और एलिस अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटो भेज देती है। वह फोटो देखकर वह आदमी कहता है, तुम कितनी खूबसूरत हो। इसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक बातें होने लगती हैं, जिससे एलिस धीरे धीरे इंटीमेट होने लगती है और मजे करने लगती है। लेकिन तभी उसके मॉम डैड घर पर आ जाते हैं, इसलिए एलिस जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन एलिस अपनी दोस्त लोरा के साथ स्कूल में नजर आती है जहां वे आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी उनकी एक कॉलेज फ्रेंड वेद उनके पास आती है और मजाक में एलिस से कहती है, एलिस आजकल तुम तो बड़े कांड कर रही हो। लेकिन एलिस को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता। इस बीच लोरा वेद से पूछती है कि वह उनकी पार्टी में क्यों नहीं आई थी। वेद बताती है, मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हालांकि वेद की ये बात लोरा और एलिस को पूरी तरह समझ नहीं आती। वेद के वहाँ से चले जाने के बाद एलिस एक चॉकलेट खाने लगती है, लेकिन उसका खाने का तरीका थोड़ा अजीब होता है। यह देखकर आसपास के लड़के हंसने लगते हैं। उनकी हंसी से परेशान होकर एलिस वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन स्कूल की एक टीचर एलिस के पास आती है और उससे कहती है, तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकती क्योंकि यह गॉड की देन है। यह सुनकर एलिस को समझ आता है कि उसकी निजी बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है और लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। शर्मिंदगी और पछतावे से भरी एलिस अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मर्फी के पास जाती है और अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। फादर मर्फी उसे समझाते हैं, शादी से पहले इस तरह के विचार और काम गलत हैं। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। चर्च जाकर प्रे करो और अपने मन को शुद्ध करो। एलिस उनकी बात मानकर चर्च जाती है और ईश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। वह फैसला करती है कि उसे अपने दिमाग को व्यर्थ की बातों से हटाकर शांति और अध्यात्म की ओर ले जाना होगा। इसलिए एलिस स्कूल ट्रिप पर जाने का निर्णय लेती है, जहां वह अपने मन को शांत करने और गॉड के बारे में अधिक जानने की कोशिश करने की सोचती है। उसकी दोस्त लोरा भी इस ट्रिप का हिस्सा बनती है। हालांकि एलिस के मन में एक और योजना थी। गॉड के बारे में जानने की बजाय वह अपने स्कूल के एक लड़के के करीब जाने और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में थी। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे उस जगह पहुंचते हैं जहां उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर आते हैं जो उनके ग्रुप के लीडर थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्रिश था, वो एलिस की नजरों में तुरंत खास बन जाता है। क्रिश को देखते ही एलिस के दिल में हलचल मचने लगती है। तभी वहाँ की इंचार्ज नैना सबको अंदर बुलाने के लिए आती हैं। नैना सभी बच्चों से उनके फोन जमा करने को कहती हैं, क्योंकि इस ट्रिप पर फोन ले जाना मना था ताकि बच्चों का पूरा ध्यान ट्रिप रहे। हालांकि एलिस झूठ बोलकर कहती है कि उसके पास फोन नहीं है और अपना फोन छुपा लेती है। इसके बाद सभी बच्चों को हॉल में बिठाया जाता है जहां फादर मर्फी बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। एलिस को क्रिश के ग्रुप में शामिल किया जाता है, जिससे वह मन ही मन खुश हो जाती है। फिर फादर मर्फी सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो, यह ईश्वर ने पहले से प्लान कर रखा है और तुम 4 दिनों तक यहाँ रहकर अपनी जिंदगी के बारे में सीखोगे जो कि ईश्वर चाहते हैं।
जिसके बाद फादर मर्फी सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं जिस पर फीलिंग के बारे में लिखा था। फादर मर्फी कहते हैं कि तुम सभी को इस पर टिक करके बताना है जो तुमने यहाँ आने से पहले महसूस किया है। तो सभी बच्चे अपने अपने मूड के हिसाब से आंसर पर टिक कर देते हैं, लेकिन एलिस थोड़ी उलझन में टर्न ऑन आंसर पर टिक कर देती है क्योंकि हाल ही में उसके मन में कुछ निजी इच्छाएं जागी थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसका जवाब गलत समझा जा सकता है, वह घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर यह बात सबके सामने आ गई तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वह उस टिक को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही फादर मर्फी सभी बच्चों से पेपर इकट्ठा कर लेते हैं। एलिस बेचैनी से सोचने लगती है कि आगे क्या होगा। इसके बाद नैना सभी के सामने आकर कहती है, पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने और इन दिनों को जीने के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई है। अब मुझे समझ में आया है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगले सीन में रात को एलिस अपने नोकिया फोन पर सांप वाला गेम खेल रही होती है। गेम में आउट होने पर फोन वाइब्रेट करता है और एलिस को एक आइडिया आता है। वह मजाकिया मूड में फोन को अपनी टांगों के बीच रखती है जिससे उसे थोड़ा अच्छा फील महसूस होता है। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। इस दौरान एलिस जानबूझकर खुद को हल्की चोट पहुंचा लेती है ताकि उनके ग्रुप का लीडर क्रिश उसकी मदद के लिए आए। एलिस की योजना सफल होती है। चोट लगने की वजह से जब वह चल नहीं पाती तो क्रिश उसे अपनी गोद में उठाकर उसके केबिन तक छोड़ देता है। केबिन में कुछ देर बाद नैना एलिस के पास आती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है। नैना उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहती है ताकि वे ग्रुप फोटो ले सकें। लेकिन तभी एलिस का फोन वाइब्रेट करता है जिससे नैना को पता चल जाता है कि उसके पास फोन है। नैना एलिस को डांटते हुए कहती है, मैंने पहले ही दिन तुमसे फोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे इस बारे में फादर से बात करनी होगी। इसके बाद सभी बच्चे ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के बाद फादर मर्फी एलिस को बुलाकर डांटते हैं। वह कहते हैं, तुमने फिर से हमारे नियमों का उल्लंघन किया है। इसके लिए तुम्हें सजा के तौर पर पूरे केबिन की सफाई करनी होगी। एलिस मजबूरी में सफाई करने लगती है। सफाई करते हुए एलिस की नजर फादर मर्फी के कमरे में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। खुद को रोक न पाने की वजह से वह जल्दी से कंप्यूटर के पास जाती है और एक लड़के से ऑनलाइन चैटिंग करने लगती है। एलिस उससे इंटीमेट होने के बारे में पूछती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि जैसे कोई आ रहा है। घबराकर वह तुरंत कंप्यूटर को बंद करके वहां से निकल जाती है, लेकिन गलती से कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। अगले दिन सभी बच्चे हॉल में बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ आए 3 दिन पूरे हो चुके थे। तभी फादर मर्फी वहाँ आते हैं और गंभीरता से कहते हैं, जिसने भी मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चैट की है वह अब भी आकर सच स्वीकार कर ले। सच बताने पर मैं सजा कम कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा आगे नहीं आता। फिर इसके बाद फादर मर्फी एक एक करके सभी बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। जब एलिस की बारी आती है तो फादर मर्फी उससे कहते हैं, तुम्हारे बारे में पूरे स्कूल में बातें हो रही हैं, हर कोई तुम्हारी चर्चा कर रहा है। एलिस शर्मिंदा होकर जवाब देती है, मैं एक सीधी लड़की हूँ, जो भी बातें आपने सुनी हैं वे केवल अफवाहें हैं। फादर मर्फी उसकी बात सुनते हैं और उसे जाने देते हैं। बाद में एलिस किचन में सफाई कर रही होती है। तभी उसकी क्लास का एक लड़का आता है और जानबूझकर कचरा नीचे गिरा देता है। एलिस गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से ही मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो रही हूँ। लड़का पलटकर जवाब देता है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी फादर मर्फी वहाँ आते हैं और उस लड़के को किचन से बाहर भेज देते हैं। एलिस फिर से सफाई करने में लग जाती है, लेकिन काम करते हुए उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ वह देखती है कि नैना और स्कूल का एक लड़का एक दूसरे के काफी करीब हो रहे हैं। यह देखकर एलिस के मन में कई भाव उठते हैं, लेकिन वह खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करती है ताकि उन विचारों से बच सके। सब कुछ हो जाने के बाद एलिस अपनी दोस्त लोरा के पास जाती है और उसे नैना की हरकतों के बारे में बताती है, लेकिन लोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त बस रोमांस चलता रहता है, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है। तुम बहुत गलत सोचती हो एलिस, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। लोरा की बातों से एलिस को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सफाई करते हुए एलिस को उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने स्कूल में उसकी अफवाहें फैलाई थी। वह उस ब्रेसलेट को उठाकर फादर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। डरकर वह पास ही छुप जाती है। वह देखती है कि फादर मर्फी आते हैं और अपने कंप्यूटर पर कुछ देखने लगते हैं। एलिस चुपचाप देखती है और हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि फादर मर्फी एडल्ट वीडियो देख रहे हैं। यह देखकर एलिस को गुस्सा आता है। वह सोचने लगती है, ये खुद तो मजे कर रहे हैं और दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं। बाहर आकर एलिस का सामना क्रिश से होता है। क्रिश को देखकर एलिस के मन में अलग अलग भाव उमड़ने लगते हैं और वह अचानक उसे किस कर लेती है। पहले तो क्रिश चुप रहता है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
वह तुरंत वहाँ से हट जाता है और भाग जाता है। रात को सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में मस्ती और गाने बजाने में व्यस्त होते हैं, लेकिन एलिस का मन सुबह हुई घटना के बारे में सोचकर बेहद बेचैन था। परेशान होकर एलिस चुपचाप निकल जाती है और पास के एक बार में पहुँचती है। बार में उसकी मुलाकात जीना नाम की एक लेडी से होती है। जीना एलिस को परेशान देखकर उससे बात करने लगती है। एलिस अपनी समस्या बताते हुए कहती है, लोग जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से बिल्कुल नहीं दिखते। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा दी जाती है। जीना कहती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जीना एलिस को कैंप के बाहर छोड़ने जाती है। जाते जाते वह एलिस को सलाह देती है, तुम्हें अपने स्कूल को बदलने के बारे में सोचना चाहिए, जहां तुम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सको और अपने मन की कर सको। अगली सुबह सभी बच्चे हॉल में बैठे होते हैं। तभी फादर मर्फी आते हैं और उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं जिसने एलिस के बारे में अफवाहें फैलाई थी। वहीं लॉरा एलिस के पास आकर उससे माफी मांगती है। वह कहती है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन असल में सारे कांड उस लड़के ने किए थे। कैंप का आखिरी दिन होने के कारण सभी छात्र अपनी अपनी बातों को साझा कर रहे थे। तभी वो लड़का आकर अपने किए हुए कांड के बारे में सभी के सामने एलिस को सॉरी बोलता है। फिर एलिस भी साहस दिखाते हुए कहती है, यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई को छुपा रहा है। हम सबने अपने चेहरे पर एक नकली मुखौटा पहन रखा है जो वह दिखाना नहीं चाहता। कैंप समाप्त होने के बाद एलिस अपने घर लौटती है और वह नए स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी करती है। अगले दिन जब वह नए स्कूल में जाती है तो उसकी मुलाकात क्रिश से होती है। क्रिश उससे उस दिन हुए कांड के लिए माफी मांगता है। एलिस और क्रिश दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद एलिस चर्च में फादर मर्फी के पास कन्फेशन के लिए जाती है। एलिस अपने कन्फेशन के दौरान फादर मर्फी से कहती है, जब मैं टूर पर गई थी तब मैंने वहाँ एक व्यक्ति को एडल्ट वीडियो देखते हुए देखा। मुझे यकीन है कि वह आप थे। फादर मर्फी तुरंत इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं, तुम्हें किसी को ऐसी स्थिति में देखना गलत है, यह भी एक पाप है। तुम्हें चर्च जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। एलिस उनकी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वह घर लौटकर अपने कंप्यूटर पर एडल्ट वीडियो चलाकर खुद को इंटीमेट करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।